करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 13 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और जो स्टूडेंट्स अभी यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं जो उसकी 16 सितंबर से होने वाली है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखें और अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करें। आपने जितना भी पढ़ा है सफिशिएंट है और उस जितना पढ़ा है उससे उसमें और ज़्यादा पढ़ने की अभी कोशिश ना करें। जितना पढ़ लिया है उसको परफॉर्म किस तरीके से करना है इसके बारे में आपको सोचना है। अभी भी प्लानिंग आप बना सकते हैं और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आप जितना आपने तैयारी की है वो सफिशिएंट है, उसी में अपने आंसर की राह तलाश करनी है। और जो स्टूडेंट यूपीएससी 2024 देने वाले हैं उनके लिए ये जो एग्ज़ाम है वो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनको एक आइडिया लगता है कि यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं, क्या उनका डायमेंशन होता है, यूपीएससी हमसे क्या चाहता है, हमारा उसकी डिमांड क्या है यूपीएससी एस्पिरेंट्स से। तो इतना कुछ वहाँ से हम तलाश कर सकते हैं। इसलिए आपको भी इस एग्ज़ाम को उतनी ही सीरियसली लेना है और इसके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको अच्छे से देखना है। सिर्फ चलता ढंग से पढ़ लिया ऐसा नहीं करना है हमको इनको आराम से लेके बैठना है और आराम से अपने टेबल पे रख के हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से देखना है, आराम से उसको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में देखना है कि किस टॉपिक के साथ लिंक होता है और क्यों पूछा है क्वेश्चन। इतनी तैयारी आपको करनी है। हम भी यहाँ पे आपके साथ में करेंगे तैयारी, हम भी देखेंगे क्वेश्चन पेपर की कौन सा क्वेश्चन कैसे जनरेट हुआ है, लेकिन आपको अपने स्तर पे भी ये चीज़ करनी है। अब आज के इस सेशन में हम 13 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट को डिस्कस कर लेते हैं। आज जो करंट इवेंट है, सबसे पहला जो करंट इवेंट है वो कृषि में पानी के उपयोग को लेके या ओवरऑल जो पानी का उपयोग है उसको लेके अभी एक समिति बनाई गई थी, उसकी एक रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने अभी एक प्राधिकरण गठित करने की बात कही है जो कि अलग अलग चीज़ों को देखेगा और पानी से के उपयोग को सुनिश्चित करेगा कि किस तरीके से उसका सही यूटिलाइजेशन हो सके। तो यहाँ पे बताया गया है केंद्रीय स्तर पर ये जो प्राधिकरण है वो गठित होगा और ये पूरे देश में पानी के उपयोग के तौर तरीकों पर निगाह रखेगा और सुधार के उपाय बताएगा कि क्या और किया जा सकता है। ये जो प्राधिकरण होते हैं ये बेसिकली जो गठित होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए कि जैसे हमने हरित न्यायाधिकरण देखते हैं, इसी तरीके से ये प्राधिकरण होगा। ये निगरानी रखेगा सिर्फ इसी बात की कि पानी का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। इसका नाम होगा राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता प्राधिकरण। इसका नाम में जैसे छुपा के जल का उपयोग और उसकी दक्षता मतलब गुणवत्तापूर्ण, जहाँ पे यूज़ होना चाहिए वहीं हो रहा है या नहीं। समिति ने मंत्रालय को जल उपयोग की दक्षता 50 या उससे अधिक करने के लिए 4 साल का एक रोड मैप भी बताया है। इस समिति ने एक रोड मैप भी दिया है, 4 साल तक इसको अप्लाई करना है और अलग अलग क्षेत्रों में पानी के इस्तेमाल के लिए बेंचमार्क बनाने के लिए भी कहा है कि ये एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट कर देते हैं ना, वही कि इस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी ने इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट के भारतीय प्रतिनिधि जो हैं आलोक सिक्का, उनकी अध्यक्षता में पिछले साल ये समिति गठित की थी। इस समिति ने पानी का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाले कृषि क्षेत्र, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हम सोच लेते हैं कि पानी का यूज़ जो है वो घरेलू उपयोग में ज़्यादा होता है या इसका मिसयूज़ भी वहीं ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन है वो कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए होता है। और जो कृषि क्षेत्र में सिंचाई का जो सेक्टर है, हमने पहले भूजल में भी देखा था कि वहाँ पे भी इसका अत्यधिक दोहन होता है, तो इसको यहाँ पे सही बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसीलिए इस समिति ने कृषि क्षेत्र पे फोकस किया है। इसने कहा है कि हमको हमारे सिंचाई के जो तौर तरीके हैं उनको बदलना होगा। अभी जो हम ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं या इसमें तो हम डायरेक्ट खेतों में पानी छोड़ देते हैं,
तो जो पानी होता है वो जितना एब्जॉर्ब करना होता है लैंड को वो कर लेती है, लेकिन ऊपर से जो बह के निकलता है वो वेस्ट हो जाता है। तो जितना जड़ों तक पहुँचे पानी, इसके लिए समिति ने कहा है कि जो बेसिकली जो स्प्रिंकलर खेती है हमको उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसमें इन्होंने अलग अलग फिर कंट्रीज़ के बारे में भी बताया कि अलग अलग कंट्रीज से हमको सीखना चाहिए जहाँ पे कि वाटर उपयोग जो है उसका अधिकतम जो प्रतिशत है वाटर का वो 25% पानी इस्तेमाल करती है कुछ कंट्रीज़, वहीं हम 70 से 80% यूज़ करते हैं। तो जो कम कर रहा है यूज़ उससे हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे हमने इजराइल से सीखा था, तो वहाँ से हम स्प्रिंकलर जो खेती होती है, सिंचाई होती है, उसके बारे में हमने सीखा था। तो इस तरीके से हमको अलग अलग चीज़ों के बारे में वहाँ से जानकारी लेके और हमारे यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये थी न्यूज़। ये पेपर फर्स्ट में आपके जो अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं जिनमें जल स्रोत और हिमावरण सहित इनमें परिवर्तन और इसका प्रभाव के साथ लिंक होगा, और पेपर 3 में सिंचाई के विभिन्न प्रकार के साथ भी ये कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति जी ने आपको एक आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान भव। अभी जो है राष्ट्रपति जी ने एक योजना लॉन्च की है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, आयुष्मान भव। मजाक था वो। राष्ट्रपति जी ने सच में पूरी कंट्री के लिए एक आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान भव। तो ये एक योजना है जो कि आपके पेपर 2 में स्वास्थ्य टॉपिक के साथ में लिंक होगी। ये स्वास्थ्य से जो हमने आयुष्मान योजना जो देखी थी बीमा को लेके थी, ये उसी से रिलेटेड है, स्वास्थ्य को का कवरेज है इसमें। और ये ऐसे टॉपिक के साथ भी लिंक होती है। अगर ऐसे का टॉपिक आता है कि स्वास्थ्य के लिए भारत के क्या प्रयास हैं, तो वहाँ पे भी ये लिंक होगा। इसमें देखते हैं हम, इसमें जो है स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, इसका सबसे बड़ा मोटिव ये है कि वो बिल्कुल आखिरी पंक्ति के जो लोग हैं या बिल्कुल जो गांव के जो सबसे निचला लेवल जो गांव है वहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज हो सके। मतलब कि ओवरऑल इंडिया को कवर करना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये इसका एक बेसिक टारगेट है। स्वास्थ्य योजनाएं अधिकाधिक रूप में आखिरी लाभार्थी तक को मिलनी चाहिए, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल करना है। उसके बाद में इसमें कहा इसमें आयुष्मान भव पोर्टल भी लॉन्च किया था। फिर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के अंत्योदय के विचार से प्रेरित होकर आखिरी गांव के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। अब आपका एक ये बेसिक कर्तव्य है कि आप जाके गांधी जी के जो अंत्योदय के विचार हैं उनको पढ़ लें एक बार, क्योंकि हो सकता है कि जो एथिक्स का पेपर है पेपर 4, उसमें अंत्योदय से रिलेटेड या गांधी जी के विचारों से रिलेटेड स्वास्थ्य से क्षेत्र में गांधी जी के क्या विचार थे उसको लेके कोई क्वेश्चन जनरेट हो जाए, या फिर वहाँ नहीं होते हैं तो हम खुद, अगर हमको पता है कि गांधी जी के विचार क्या थे और स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम उनके विचारों को लिख के अपने आंसर को एक क्वालिटी दे सकें। इसलिए आपको गांधी जी के विचारों को पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, इस योजना के बारे में। ये जो योजना है इसके 3 अवयव होंगे। पहला है आपके द्वार 3। इसके जरिए क्या होगा, आयुष्मान कार्ड और पहचान पत्र दिए जाएंगे। जो पहले से जो योजना चल रही है आयुष्मान जन आरोग्य योजना, उसके तहत जो आयुष्मान कार्ड बने थे वो अभी तक अगर जिसके पास नहीं है, अभी पूरा ओवरऑल कवर नहीं हो पाया है, सबसे पहला काम करेंगे उनको वो प्रोवाइड करना। दूसरा है आयुष्मान मेला। इसके तहत क्या होगा, स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, स्वास्थ्य क्लिनिक खोले जाएंगे। ताकि कवरेज कैसे होगा, जब तक अगर सेंटर ही नहीं होंगे तो कवरेज हो नहीं सकता, तो सबसे पहले हम इस पे ध्यान देंगे। तो ये इस तरीके से एक योजना है। आगे इसका बारे में और डेवलपमेंट होगा, इसका क्या क्राइटेरिया वगैरह होगा वो आगे आएगा। अभी सिर्फ एक लॉन्चिंग था, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, फिर आगे हम और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे।
फिर इसी समय में राष्ट्रपति ने कहा था कि राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रीन एवर टॉपिक है, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि महिलाओं से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी मेंस के चारों पेपर में आपको मिलेंगे। चारों पेपर में मिला के 3 क्वेश्चन, मतलब कि बहुत वेटेज रखता है ये एरिया या ये सेगमेंट। और आप सबसे बड़ी बात ये कि आपको पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन मेरे को मिलते हैं इस जगह से, तो क्यों ना आप इस जगह से इसका लाभ उठाएं और जितना भी सेक्टर इसमें कवर हो सकता है, एरिया जो भी टॉपिक हाईलाइट होते हैं, आप क्यों ना उसकी तैयारी करें। ये टॉपिक अब इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि राष्ट्रपति ने इसके बारे में चर्चा कर दी है। मैंने पहले भी बताया था कि जिस भी सेक्टर के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में, मुद्दे के बारे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर हाईलाइट कर देते हैं उसको, या उसके बारे में चर्चा हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको भी राजनीति में महिलाओं के का प्रतिनिधित्व इस टॉपिक को एज ए ऐसे या एक क्वेश्चन के तौर पे भी कंप्लीट कर लेना है। इसके सारे आयाम, क्या चुनौतियां आती है, क्यों नहीं है, कितना है अभी प्रतिनिधित्व, अगर होता है तो क्या लाभ हो सकते हैं, अभी नहीं है तो क्या क्या हानि होती है, सुधार कैसे हम ला सकते हैं। और इससे ही रिलेटेड एक टॉपिक है पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, उसको भी आप साथ के साथ कवर कर लेना, क्योंकि वो तो एक बेसिक, वो भी एक ग्रीन एवर टॉपिक है। महिलाओं और पंचायतों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो कॉम्बिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, तो एक साथ आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो यहीं पे जो बात हुई थी, जो राष्ट्रपति जो इस डिस्कशन में थे, वहाँ से एक फैक्ट निकल के आया था। वहाँ उन्होंने जनरली एक बात कह दी थी कि G20 सम्मेलन में के सदस्य देशों ने कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 43% घटाने का एक लक्ष्य रखा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है जलवायु परिवर्तन के कॉन्सेप्ट से, आप कहीं पे भी इसको लिख लो। अब आगे नए एक न्यूज़ है जिसके बारे में आप पढ़ लेना, हमने इस पर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नया जो कॉरिडोर बना है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, उसके बारे में है, भारत और रूस को लेके। तो आप इसको पढ़ना, इसमें रूस और भारत का एंगल बताया गया है कि क्यों कैसे इनकी इम्पोर्टेंस है, तो ये आप आपके हिसाब से देख लेना। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हाथी कॉरिडोर। हाथी हमारे साथी हैं, तो और उनको साथ रखना हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जैव विविधता के पॉइंट से। तो हाथी कॉरिडोर जो है वो ये जो न्यूज़ है आपकी, वो पेपर 3 में जैव विविधता और उसका संरक्षण टॉपिक से लिंक होगी। अभी जो है ये एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 150 हाथी कॉरिडोर पहचाने गए हैं नए, मतलब अभी जो हैं उसमें और ज़्यादा कितने और बन सकते हैं, तो 150 और हो सकते हैं। उसके बारे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, उसमें ये मेंशन है। उसमें फिर बताया गया है कि पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पे ऐसे सबसे अधिक भाग है, यानी कि 26 ऐसे एरिया डिकोड हुए हैं जो हाथी कॉरिडोर बन सकते हैं। तो ये एक हाथी कॉरिडोर को लेके बात थी। अब ये आपको सिर्फ हाथी कॉरिडोर के बारे में इतना ही नहीं जानना है, हाथी कॉरिडोर क्या है, हाथी के संरक्षण की ज़रूरत क्यों है, हाथी के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट वगैरह चलाए गए थे, तो आपको उनके बारे में पूरा कवर करना है। अपने एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में जाना, और जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता जो टॉपिक है वहाँ पे होगा हाथी के बारे में जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स चलाए हैं उनके बारे में, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इसके बारे में फ्रेमवर्क हैं वो सब आपको पता चलेंगे। और हाथी कॉरिडोर को फिर आपको स्पेशली तौर पे कवर करना है। तो फिर इसमें बताया गया है कि 30,000 हाथियों की आबादी भारत में थी 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन इससे प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास को बनाए रखने के लिए, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था में अगर विश्वास नहीं होगा तो लोग जो हैं वो वापस महाजन और महाजनों के पास में अपने जो ऋण हैं उनके लिए डिपेंड हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा
डिफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रख के लोन देते हैं, जिससे कि जो एक कुचक्र चलता है और फिर सारी व्यवस्था उनकी गड़बड़ा जाती है। इसलिए लोगों का बैंकों पे विश्वास बना रहे, इसके लिए अभी हम देखते हैं कि बैंक जो हैं वो पूरा अगर जैसे अमाउंट किसी ने दे दिया अपना या लोन लिया और उसके बाद में उसको चुकता कर दिया, उसके बाद भी उनके पेपर्स वापस नहीं देते हैं। जो लोन लेने वाले उनके पेपर जो रखते हैं, वो जिसके ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर लोन लिया जाता है, वो पेपर रिटर्न नहीं करते। तो उसको लेके अभी आरबीआई ने कहा है कि आपको जो ये ग्राहक हैं, अगर वो आपको पूरा लोन चुका देते हैं तो 30 दिन के भीतर आपको चल अचल संपत्ति से जुड़े सारे दस्तावेज उनको लौटाने हैं। अगर कोई बैंक ऐसा नहीं करता है तो 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको जुर्माना देना पड़ेगा उस कस्टमर को। तो ये एक भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बैंकिंग के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, वित्तीय समावेशन लाए हैं हम जनधन अकाउंट के थ्रू, और सारा जो किसान है उनको ऋण देने की व्यवस्था हम बैंक से कर रहे हैं। हम जो मेन बेसिक कोर एरिया है बैंक, उस पर लोगों का विश्वास बना रहे उसके लिए है। तो ये जो पेपर 3 है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और उसमें जो बैंकिंग सेक्टर है उसके साथ में लिंक होगा। जब कभी भी बात आती है कि बैंकों को किस वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों की क्या भूमिका है, वहाँ पे आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। एक और न्यूज़ है सिंथेटिक मानव भ्रूण। अभी सिंथेटिक मानव भ्रूण के डेवलपमेंट की बात हो रही है और अभी शायद एक सिंथेटिक मानव भ्रूण डेवलप किया गया है। तो ये जो टॉपिक है वो पेपर 3 के साथ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास का अनुप्रयोग और बायोटेक्नोलॉजी के साथ में लिंक होगा। स्टेम सेल इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये जो टॉपिक है सिंथेटिक मानव भ्रूण, इसमें आपको ये देखना है कि जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं उनके साथ क्या चैलेंज उभर रहा है, ये इसकी क्या संभावना है, क्या सफलता है, इसके क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, भविष्य में क्या क्या चुनौतियां इस तरीके से अगर हम भ्रूण बनाते हैं तो हो सकती हैं। और जो एक चैलेंज आता है कि नेचर के साथ में जो खिलवाड़ वाली, उस एंगल पे भी आपको इस टॉपिक को कवर करना है। आगे एडिटोरियल आएंगे फिर हम इस पर और डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स, आप इनको नोट कर लेना। आई होप ये सेशन आपको यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच।